घर वही था, देश बदल गया। 1947 का वो सच जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। अगस्त 1947 आधी रात को भारत आजाद हुआ। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था, लोग सड़कों पर थे, तिरंगे लहरा रहे थे, भाषण हो रहे थे। जिस सपने को हकीकत में बदलने के लिए देश के लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, वो सच होने जा रहा था। लेकिन उसी समय लाखों लोग एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल कि उनका घर आखिर किस देश में है, भारत में या फिर पाकिस्तान में। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब भारत ने आजादी का जश्न मनाया तब भारत और पाकिस्तान की अंतिम सीमा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुई थी। यानी 15 अगस्त को लाखों लोगों को यह नहीं पता था कि वो किस देश के नागरिक हैं। आजाद भारत की सुबह ना जाने कितने लोगों के लिए नई पहचान लेकर आई, पहचान रिफ्यूजी होने की। मानो उनकी दुनिया और उनके लिए दुनिया पल भर में बदल गई हो। खत्म हो गई, रिफ्यूजी में पल्ले मुड़कर नहीं देख रहे, औकात नहीं है मोहतम बनाने की। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन पे लिखी गई किताबों में, लोगों के संस्मरण में, यादों में और हाल के दिनों में आई एक फिल्म मैं वापस आऊंगा में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्हें नहीं पता था कि उनका गांव किस देश में जाएगा, उनके दोस्त रिश्तेदार किस देश में रह जाएंगे और क्या वो लोग कुछ दिन बाद अपने घर जिसे वो छोड़ के जा रहे हैं वापस भी आ पाएंगे। न जाने कितने लोग थे जिन्होंने अपना घर बार, जमीन, खेत सब कुछ छोड़ा और रातों रात उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता चला कि जहां वो रहते हैं, जहां उनकी पीढ़ियां गुजर गईं, वो जगह उनके लिए महफूज नहीं है। इस पूरी कहानी के केंद्र में था एक ऐसा आदमी जिसने कुछ हफ्ते पहले ही भारत की धरती पर कदम रखा था। उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने भारत को बांटने के लिए ऐसी लाइन खींची जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दरअसल 1947 तक ब्रिटेन ये समझ चुका था कि भारत पर उसका जो शासन है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, लेकिन जाते जाते उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो इस पूरे उपमहाद्वीप में भविष्य में लोगों के लिए एक तरीके से सब कुछ बदलने वाला था, और वो था भारत का विभाजन। और ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यहाँ गांवों, शहरों, खेतों, नदियों, नहरों, रेल लाइंस जो बन चुकी थी, अदालतें जो थी, जो स्टाफ था, जो स्कूल्स थे, सबका और उससे बढ़कर इंसानों का बंटवारा था। पंजाब और बंगाल जैसे बड़े सूबे में जहां पर अलग अलग समुदाय सदियों से एक साथ रहते आए थे, कई जिले थे जहां हिंदू, मुस्लिम और सिखों की आबादी मिली जुली थी। कई जगहों पर तो कई किलोमीटर आगे जाने पर जनसंख्या का संतुलन बदल जाता था। कागज पर रेखा खींचना आसान था, लेकिन जमीन पर उसके नतीजे क्या होंगे ये शायद नहीं सोचा गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के पास समय बहुत कम था और उसे जल्द से जल्द भारत से निकलना था। और भारत का बंटवारा करने के लिए ब्रिटेन ने जिस इंसान को चुना था, सिरिल रेडक्लिफ, वो ब्रिटेन के जाने माने बैरिस्टर थे, कानून के जानकार थे। लेकिन भारत का मिजाज क्या है, यहाँ का समाज क्या कहता है, इसे नहीं जानते थे। उन्होंने तो इससे पहले कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। जाहिर है ना तो वो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को जानते थे, यहाँ ना भौगोलिक समीकरण जानते थे, सामाजिक जटिलताओं को समझते थे। फिर भी उन्हें उस दौर का सबसे मुश्किल काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, और वो थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करना और पता करने के लिए कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा। जानते हैं इसके लिए उन्हें समय कितना दिया गया? करीब 5 हफ्ते, सिर्फ 5 हफ्ते। और सोचिए आज के समय में सोचिए कि किसी बड़े शहर में या नई मेट्रो लाइन हो, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट बनना हो, उसकी योजना बनाने में महीनों और सालों का समय लग सकता है। लेकिन यहां करोड़ों लोगों के भविष्य पर फैसला होना था, उनकी आने वाली पीढ़ियों पर फैसला होना था, और हफ्ते का समय। जुलाई 1947 में रेडक्लिफ भारत पहुंचे। उनके सामने नक्शा था, 1941 की जनगणना के आंकड़े थे, राजनीतिक दावे थे, कांग्रेस की अपनी मांगें थी, उस समय मुस्लिम लीग की अपनी मांगें थी, और समय तेजी से भाग रहा था। उन्हें पंजाब और बंगाल का विभाजन करना था। लेकिन सवाल सिर्फ आबादी का नहीं था।
अगर किसी जिले में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी लेकिन वहां पर कोई महत्वपूर्ण रेल लाइन गुजरती है तो उसका क्या किया जाए? अगर कोई एक नहर है जिसका पानी दूसरे हिस्से में जाता है जो बंटवारे के पास दूसरे खेत होंगे, उसका क्या किया जाए? अगर किसी शहर का व्यापारिक नेटवर्क बहुत मजबूत है, एक दिशा में है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था दूसरी दिशा में है, तो उसका क्या किया जाए? हर फैसला किसी न किसी को नाराज करने वाला था और हर फैसला लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर डालने वाला था। फिर आया वो पल जिसका इंतजार करते ना जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए, ना जाने कितनी आंखें इस सपने को सच होने का सोचते हुए हमेशा के लिए सो गई। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी अस्तित्व में आ गया, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा का अंतिम फैसला अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। रेडक्लिफ ने अपना काम पूरा कर दिया था, सीमा तय हो चुकी थी, लेकिन उसे घोषित नहीं किया गया। अब आज के समय में इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर बहस हो सकती है कि यह फैसला किसने लिया और इसके पीछे कारण क्या थे जो इसे सार्वजनिक पहले नहीं किया गया। लेकिन अंतिम सीमा पुरस्कार, जिसे रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है, उसे 17 अगस्त 1947 को सार्वजनिक किया गया। यानी दोनों देश पहले बन गए और उनकी सीमाएं बाद में घोषित हुई। कल्पना कीजिए आप 15 अगस्त 1947 की सुबह में हैं, सुबह उठते हैं, आप जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो चुकी है, आपको यह पता है कि देश आजाद हो गया। आपको यह नहीं पता है कि आपका शहर, आपका गांव, आपका कस्बा, आपका खेत भारत में या पाकिस्तान में। आपको यह नहीं पता है कि आपके बच्चे किस देश के नागरिक होंगे, आपकी जमीन किस देश में होगी, आपका रेलवे स्टेशन कहां जाएगा, आपके रिश्तेदार अचानक विदेशी नागरिक तो नहीं बन जाएंगे। यही नहीं, अनिश्चितता जो थी वो लाखों लोग झेल रहे थे। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार रेडक्लिफ अवार्ड सार्वजनिक हुआ। इसके बाद शुरू हुआ आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। लोगों ने सुना कि उनका इलाका दूसरे देश में है। परिवारों ने सामान बांधना शुरू किया, जो जरूरी लगा उसको साथ में रखा, जो ले जा सकते थे उसको साथ में रखा और लेकर भागे। कहां? पता नहीं। जहां काफिला जा रहा था उसके साथ हो गए, नुकसान ना पहुंचे। पता नहीं था दोबारा वापस लौट कर आ पाएंगे या नहीं, लेकिन उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। काफिले निकल पड़े, रेलवे स्टेशन भर गए, सड़कों पर शरणार्थियों की भीड़ हो गई। कुछ लोग पैदल निकले, कुछ बैलगाड़ियों से निकले, कुछ ट्रेनों से निकले, कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे भी नहीं। इतिहासकारों का अनुमान है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह भागे हों। बंटवारे के दौरान मरने वालों का असल आंकड़ा क्या था, कोई जानकारी नहीं है, कोई दावा नहीं है। कहीं 10 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख, सटीक संख्या शायद ही कभी पता चल पाए। लेकिन यह तय है कि विभाजन सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक मानवीय त्रासदी थी जिसका सबसे बड़ा दंश पंजाब और बंगाल के सूबों ने झेला। यहां रहने वाले परिवारों को अचानक पता चला कि जिस शहर में वो रहते आए हैं, जिस शहर में उनका घर है, वो अब दूसरे देश में है, उन्हें कहीं और जाना है। सबसे दिलचस्प बात यह कि रेडक्लिफ ने अपना पूरा काम किया, अपनी फीस लेने से इनकार किया और जल्द से जल्द वो भारत छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने बंटवारे से जुड़े अपने जो ज्यादातर पेपर्स थे, दस्तावेज थे, नोट्स थे, नष्ट कर दिए। रेडक्लिफ इसके बाद दोबारा कभी भारत या पाकिस्तान लौट कर नहीं आए, लेकिन वो जो बंटवारे की लाइन खींच कर गए वो आज भी मौजूद है, नक्शों पर, सीमाओं पर, चेकपोस्ट पर, लोगों के दिलों पर और उन परिवारों की यादों पर जिनकी जिंदगी 1947 में हमेशा के लिए बदल गई। हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। देश की आज़ादी की चाहत में अपनी मर्जी से सब कुछ न्योछावर करने वाले जो वीर सपूत थे उन्हें नमन करते हैं। लेकिन हमें असल में उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनका सब कुछ रातों रात छीन लिया गया, वो भी देश को आज़ादी मिलने के बाद। ऐसे लोगों की कहानी जिनकी आंखों के सामने देश आज़ाद हुआ, 2 देश बन गए, दोनों देशों की सीमाएं 2 दिन बाद खींची गई। ऐसे लोगों की कहानी जिनका भविष्य तय करने के लिए उस व्यक्ति को सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए जो ना तो इन लोगों को समझता था और ना ही इनके मुल्क को। इतिहास की सबसे शक्तिशाली रेखा नक्शों पर नहीं खींची जाती, कुछ रेखाएं लोगों के
दिलों में खींची जाती है, जो सदियां नहीं मिटा सकती। आजादी जश्न आप सभी को मुबारक हो। इस तरह की घटनाओं को लेकर, इस तरह की कहानियों किस्सों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज़ादी को लेकर जो भी आपने पढ़ा, देखा, सुना है, उस पर आपकी राय क्या है? वो अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।